मैं 38 साल की हो चुकी थी लेकिन मेरी शादी नहीं हुई थी। मैंने नौकरी करके अपने सभी भाई-बहनों की ज़िम्मेदारी उठाई थी। एक-एक करके मेरे भाई-बहनों की शादियाँ होती चली गईं और वो सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। फिर माँ भी इस दुनिया से चली गईं। जब मैं अपने भाई को भाभी के साथ प्यार से बातें करते देखती तो मेरे दिल में भावनाएँ उमड़ने लगतीं। तंग आकर मैंने भाई से कहा, अब सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो गई हैं, मेरी शादी करवा दो। मेरी बात सुनकर भाई ने ऐसी बात कह दी कि मेरे होश उड़ कर रह गए। जब मैं 18 साल की एक जवान लड़की थी, मेरी मंगनी हो चुकी थी और बस शादी में 5 महीने का समय बाकी था। लेकिन तभी हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। वो दिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। मैं अपने हाथों पर मेहंदी लगा रही थी क्योंकि मेरे ससुराल वाले मुझसे मिलने मेरे घर आ रहे थे। घर में ढेर सारी तैयारियां चल रही थी। पिताजी काम पर गए हुए थे और वापसी पर उन्हें मेहमानों की खातिरदारी के लिए ज़रूरी सामान लेकर आना था। घर में सभी लोग बहुत खुश थे। बहन भाई खुशी से नाच रहे थे। मेरे ससुराल वाले आ गए। बातचीत का कार्यक्रम शुरू हो गया। माँ उन लोगों के साथ बैठी थी जबकि मैं पर्दे की ओर से अंदर का दृश्य देख रही थी। मुझे अपने सास ससुर के सामने शर्म आ रही थी, इसलिए मैं तुरंत ड्राइंग रूम में नहीं गई। कुछ देर बाद माँ ने मुझे आवाज़ दी, तब मैं भी दुपट्टे की आड़ लेकर वहाँ जाकर बैठ गई। मेरी सास मुझसे बातें करने लगी। समय बीतता गया लेकिन पिताजी अब तक नहीं आए थे। जब मेरे ससुराल वालों ने वापस जाने की बात की तो माँ को शर्मिंदगी होने लगी। वो बार बार दरवाजे पर जाकर गली में झांकती लेकिन पिताजी का कहीं पता नहीं था। माँ ने मुझे इशारे से बुलाया और कहा, तेरे पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? मैंने जवाब दिया, पता नहीं माँ, पिताजी तो कहकर गए थे कि वापसी में वो सारा सामान लेते आएंगे। शायद रास्ते में भीड़ ज्यादा होगी इसलिए देर हो गई हो। मेरे पिताजी एक दुकान पर काम करते थे। दुकान रात 8 बजे बंद होती थी और वहीं पर वो सब सुबह से रात तक वहीं होते। फिर दुकान बंद करने के बाद ही घर के लिए निकलते थे। समय काफ़ी हो चुका था लेकिन पिताजी का कोई पता नहीं था। ससुराल वाले वापस जाने की बातें कर रहे थे लेकिन पिताजी ना आए और ना ही वो सामान जो हमें ससुराल वालों के आगे रखना था। धीरे धीरे पिताजी के न आने पर हम सबको ही चिंता होने लगी। मैं सबसे बड़ी बहन थी इसलिए मैंने ही बार बार पिताजी को फ़ोन मिलाया लेकिन फ़ोन बंद जा रहा था। फिर अचानक एक अजनबी हमारे घर आया जिसकी बात सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो एक आदमी था जो हमारा पता ढूंढते हुए आया था। उसने बताया कि हमारे पिताजी को किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उनके पास कोई सामान नहीं था और ना ही मोबाइल फ़ोन, बस एक पहचान पत्र था जिसके पते से वो हमें ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। मेरे सास ससुर भी हमारे घर में ही थे। वो हमें तुरंत लेकर अस्पताल भागे। वहां पहुंचने पर हमें पता चला कि पिताजी कुछ ही पल पहले इस दुनिया से चले गए। हम पर ऐसा दुख टूटा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब घर में खुशियों का माहौल था तब अचानक ही हमारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। पिताजी जो सुबह हंसते मुस्कुराते दुकान के लिए निकले थे, अब चार कांधे पर वापस लौटे थे। सुबह पिताजी मुझे बहुत तंग कर रहे थे। मेरी शादी की बात करके मुझे छेड़ रहे थे। मेरे अपने पिताजी से बहुत गहरी दोस्ती थी क्योंकि मैं सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए उनके बहुत करीब भी थी। पिताजी अक्सर शादी की बात करके मुझे छेड़ते और कहते, मेरी बेटी विदा हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा? मैं जवाब में कहती, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी। सुबह भी मैंने यही कहा था, आप देख लीजिए मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। इस पर पिताजी मुस्कुराकर बोले थे, पगली, शादी तो हर लड़की को करनी ही पड़ती है। अगर सही समय पर लड़की की शादी ना हो तो वो सारी जिंदगी अपने माँ बाप की चौखट पर बैठी रह जाती है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी सही समय पर कर दूँ। पिताजी की आखिरी बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। पिताजी की अर्थी मेरे सामने पड़ी थी। सफ़ेद चादर में लिपटे पिताजी मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत खुश हों। मेरे पिताजी एक बहुत ही अच्छे आदमी थे। सारी जिंदगी पिताजी ने बहुत मेहनत की थी और हमें ईमानदारी की रोटी खिलाई थी। मैं पिताजी की अर्थी को बस टुकुर टुकुर देख रही थी जबकि मेरे छोटे बहन भाई फूट फूट कर रो रहे थे। माँ को भी अपना होश नहीं था। मैंने एक नज़र पिताजी के चेहरे पर डाली और फिर अपने छोटे बहन भाइयों को ध्यान से देखा। पहली बार मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे बहन भाई अभी बहुत छोटे हैं। मेरे दो भाई मुझसे 2 और 3 साल छोटे थे और फिर दो और बहनें। हम कुल 5 बहन भाई थे। वे चारों अभी ज़िंदगी में बहुत पीछे थे। उनकी शिक्षा अधूरी थी। उन्होंने अभी दुनिया की ऊंच नीच नहीं देखी थी, इसलिए उन्हें पिताजी की बहुत ज़रूरत थी। पिताजी ऐसे समय में हमें छोड़कर गए थे जब संतान को अपने माँ बाप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। खासकर ऐसी ऐसी कच्ची उम्र में लड़के लड़कियों के सिर पर बाप का साया होना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपने बहन भाइयों को अपने करीब किया, अपने सीने से लगा लिया और फिर हम पांचों मिलकर रोने लगे। मेरे पिताजी की अर्थी उठी तो सारा मोहल्ला सिसक उठा। हर कोई इस अचानक हुई मौत पर दुखी था। लेकिन मैंने पिताजी की अर्थी पर हाथ रखकर कसम खाई कि मैं बड़ी बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी और अपने सारे बहन भाइयों की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी। मेरे पिताजी को मुझ पर बहुत गर्व था। मैंने अपने जाते हुए बाप से वादा किया कि मैं कभी उनके मान को टूटने नहीं दूंगी।
पिताजी का अंतिम संस्कार हो चुका था और घर वीरान हो गया था। बहन भाई सब सहमे हुए थे। जब कोई एक दूसरे को देखता तो अपनी आंखों से आंसू छुपाने लगता। हमारा घर कैसे चलेगा, गुजारा कैसे होगा, हम में से किसी को कुछ खबर नहीं थी। पिताजी जिस दुकान पर काम करते थे उसके मालिक सिर्फ आरती उठने के टाइम आए और फिर दोबारा पलटकर भी नहीं देखा। कुछ दिन तक पड़ोसियों ने हमारी खैर खबर ली, लेकिन फिर सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। मेरे ससुराल वाले भी जब 13वीं के बाद दोबारा आए तो माँ से कहने लगे, भाई साहब तो रहे नहीं भाभी, थोड़ा समय रुक कर सादगी से अनुराधा को हमारे साथ विदा कर दीजिए। अपनी सास की बात सुनकर मैंने तुरंत कहा, आंटी इतनी जल्दी मैं शादी नहीं कर सकती। मेरे छोटे बहन भाई हैं, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आप लोग कुछ समय तक रुक जाइए। मैं नौकरी करके पहले अपने बहन भाइयों की शिक्षा पूरी करवाना चाहती हूँ। जब मेरे दोनों भाई किसी काबिल हो जाएंगे तो मैं भी शादी कर लूंगी। मेरी बात सुनकर सास ने अजीब नज़रों से मुझे देखा और बोली, हम ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकते जो नौकरी करती हो। तुम्हें हमने इसलिए पसंद किया था क्योंकि तुम सीधी सादी घरेलू लड़की हो। नौकरी करने वाली लड़कियां बहुत चालाक होती हैं और फिर हमारे समाज में ऐसी लड़कियों को अच्छा नहीं समझा जाता। तुम विदा होकर हमारे साथ चलो, तुम्हारे भाई अब भी इतने छोटे नहीं हैं, कोई ना कोई नौकरी करके घर चला ही लेंगे। तुम कब तक इन लोगों के लिए अपनी शादी को रोकती रहोगी। सास की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, आंटी अगर पिताजी जिंदा होते तो बात तो कुछ और होती, लेकिन अब पिताजी इस दुनिया में नहीं है। घर चलाने के लिए किसी को कमाना होगा और मैं ही इस घर की सबसे बड़ी हूँ। अगर मेरे बहन भाइयों की शिक्षा अधूरी रह जाएगी तो ये सारी जिंदगी पछताएंगे, कभी इनका भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकेगा। मैं चाहती हूँ कि ये लोग अपनी पढ़ाई करें, शिक्षा प्राप्त करके किसी अच्छे मुकाम पर पहुँच जाएं, ताकि इन्हें कभी ये एहसास ना हो कि बाप के न होने के कारण ये जिंदगी में कहीं पीछे रह गए हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी, अनुराधा तुम इन चक्कर में मत पड़ो, मैं खुद चाहती हूँ कि तुम्हें इज्जत के साथ विदा कर दूँ। ये रिश्ता तुम्हारे पिताजी ने ही जोड़ा था, इसलिए मैं सादगी से तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुरंत साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं शादी करके नहीं जाऊंगी, मुझे नौकरी करनी है और घर संभालना है। अगर आप मेरी शादी करना ही चाहती हैं तो मुझे इस बात का आश्वासन चाहिए कि शादी के बाद मुझे नौकरी करने की आज्ञा मिलेगी और मैं अपने सैलरी से ये घर चला सकूंगी। पर मेरी सास ने बुरा सा मुंह बनाया और खड़ी होकर माँ से कहने लगी, बहन माफ़ करना, हम तो ये समझते थे कि आपकी बेटी सीधी सादी होगी, लेकिन बाप के गुजरते ही इसके तो पर निकल आए। इसे ज़माने की हवा चाहिए, इसे बाहर निकलना है, नौकरी करनी है, ये घर बसाने वाली लड़की नहीं लगती। मेरी सास ने कहा और उसी समय रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। मैंने दो आंसू बहाकर उनके इस फैसले को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे बहन भाई और मेरा घर था। मेरी माँ ने मुझे बहुत कोसा, बुरा भला कहा कि मैंने इस तरह की बात क्यों की, लेकिन मुझे लगता था कि मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। अगले ही दिन से मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। कई ऑफिसों के चक्कर लगाए, बहुत जगहों की खाक छानी और आखिरकार मुझे एक ऑफिस में जॉब मिल गई। सैलरी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन हाथ खींचकर गुजर बसर संभव था। मैंने अपने बहन भाइयों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। भाई गवर्नमेंट कॉलेज में जाते थे और बहन अभी स्कूल में थी। धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी चल पड़ी। कभी कभी माँ मुझे बहुत नाराज नज़रों से देखती। उन्हें इस बात पर गुस्सा था कि मैंने सुयश जैसे लड़के का रिश्ता क्यों ठुकरा दिया, लेकिन मैं ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहती थी जहाँ मेरी मजबूरियों और परेशानियों की कोई अहमियत ना हो। कल को अगर मुझे कोई और तकलीफ पहुँचती तो ये लोग मेरे साथ क्या करते। अगर मेरी माँ को ज़रूरत पड़ती तो मेरे ससुराल वाले मुझे अपने घर वालों की मदद करने से रोक देते। बाद में पछताने से अच्छा था कि मैं सही समय पर सही फैसला करूं, और मैंने वही किया। रिश्ता टूटने का दुख मुझे भी बहुत था, क्योंकि कहीं ना कहीं सुयश के साथ मेरा दिल लग चुका था, लेकिन मैंने अपनी इच्छाओं को दिल ही में दबा दिया। कभी कभी जिम्मेदारियां इच्छाओं से ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसी तरह ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। समय के साथ मेरी नौकरी और सैलरी भी अच्छी हो गई। मैंने भाइयों को कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक और बहनों को स्कूल से कॉलेज तक पढ़ाया। मैंने किसी की शिक्षा रुकने नहीं दी। मैं सुबह से शाम तक नौकरी करती और शाम से रात तक घर का काम भी संभालती। मैं खुद सारा खाना बनाती, सफाई करती और आधी रात को वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े भी धोती, ताकि मेरे छोटे बहन भाइयों को कोई कठिनाई ना हो। माँ पिताजी के गुजरने के बाद से बीमार रहने लगी थी। पिताजी का यूं अचानक चले जाना उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था, इसलिए मैं माँ से कोई काम नहीं करवाती थी। मैं ये भी नहीं चाहती थी कि घर के कामकाज में उलझकर मेरे बहन भाइयों की पढ़ाई खराब हो। मेरे बहन भाई बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते थे। ये देखकर मुझे बड़ी खुशी होती थी। मैं कितनी भी थकी हारी क्यों ना होती, जब अब अपने बहन भाइयों को सफल होते देखती तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती। मेरे बड़े भाई ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था और साथ ही उसे एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी। उसने वो नौकरी की और साथ साथ मास्टर में एडमिशन भी ले लिया। इन्हीं दिनों उसे यूनिवर्सिटी में एक लड़की से प्यार हो गया। उसने मेरे सामने ये बात रखी कि वो उसे तुरंत शादी करना चाहता है, क्योंकि उस लड़की के घर वालों को जल्दी थी।
मैंने ये सोचकर हामी भर ली कि कहीं मेरा भाई ये ना सोचे कि मैं उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डालकर खुद पीछे हटना चाहती हूँ। इसलिए मैंने खुद उसकी शादी वहाँ करा दी, जबकि माँ इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। माँ का कहना था कि अब मुझे सब कुछ भाई के हवाले कर देना चाहिए और खुद शादी कर लेनी चाहिए। माँ मेरे लिए रिश्ता देखना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और कहा कि इतनी जल्दी मैं छोटे भाई पर सारी जिम्मेदारी नहीं डाल सकती। मेरी नज़र में वो अभी इस काबिल नहीं था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सके। इसलिए मैंने अपने बड़े भाई की शादी वहीं करवा दी जहां वो चाहता था। मेरा भाई बहुत खुश था, लेकिन शादी के बाद काफ़ी कुछ बदल गया। वो ज़्यादातर समय अपनी पत्नी के साथ बिताने लगा। हमने ऊपर का एक छोटा सा कमरा बनवा कर उन दोनों को दे दिया। भाई सारा सारा समय भाभी के साथ ही बिजी रहता, अपनी कमाई का बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा मेरे हाथ में रखता और बाकी सब कुछ अपनी पत्नी की इच्छाओं पर खर्च कर देता। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा ताकि घर का माहौल ख़राब ना हो, जबकि माँ बार बार मुझसे कहती हैं कि ये सही नहीं है। उसे एहसास होना चाहिए कि मैंने उसके लिए कितना कुछ कुर्बान किया है। माँ को लगता था कि अब भाई को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे भाई की ज़िंदगी अच्छी गुजरे। हमने अपनी भाभी को भी सर आंखों पर बिठा लिया। बड़े भाई को देखकर छोटे भाई ने भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इच्छा जताई। ये सुनकर माँ गुस्से में बोली, बहनों की शादियां करने के बजाय तुम लोग अपनी अपनी शादियों में लगे हुए हो। 3 बहनें हैं, कम से कम किसी एक को तो विदा करो। माँ के गुस्से के कारण दोनों भाइयों ने मिलकर एक बहन की शादी कर दी। उसी के साथ छोटे भाई ने अपनी शादी भी रख ली। इस तरह मेरे दोनों भाइयों की शादी हो गई और दोनों भाभियां घर आ गईं। दोनों ही अपनी जिंदगियों में मगन हो गए। वो दोनों नौकरी करते थे और अच्छा कमाते थे, लेकिन मेरे हाथ में गिने चुने ही पैसे रखते थे, जिससे गुजारा करना मुश्किल था। इसलिए मैं अब भी नौकरी कर रही थी। मैंने जैसे तैसे कुछ पैसे जमा किए और फिर आखिरकार अपनी छोटी बहन की भी शादी कर दी। वो भी अपने घर की हो गई और इस तरह मेरे सिर से जिम्मेदारियों का बोझ उतर गया। बस अब सिर्फ माँ रह गई थी जो बीमार रहने लगी थी। मैं जो भी कमाती थी वो सब घर में ही खर्च हो जाता था। मेरे पास अपने लिए कुछ भी नहीं था। इन सारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते मैं 38 साल की हो गई थी। धीरे धीरे मुझे अकेलेपन का एहसास सताने लगा। माँ दवाई खाकर सो जाती तो मेरी आंखों से नींद ओझल हो जाती। जब मैं कमरे से बाहर निकलती तो भाई भाभीियों के कमरे से आती हंसी की आवाज़ें, उनकी बातें सुनकर मेरा दिल खुद को अकेला महसूस करता। मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं था जो मेरे साथ बैठकर बातें करता, हंसता या मेरे अकेलेपन को दूर करता। कभी कभी मैं बस पूरे घर में यूं ही चक्कर लगाती रहती और फिर थक हार कर अपनी जगह लेट जाती। कितनी ही बार मैंने अपने भाइयों को चोरी छुपे चीज़ें लाकर अपने कमरों में रखते हुए देखा था। मैं घर में अकेली बहन थी जी, लेकिन मेरे भाई मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाते थे। वो जो भी लाते छिपाकर अपने कमरों में ले जाते। मैंने देखा था कि मेरी भाभियां मुझे पसंद नहीं करती थीं और भाइयों का व्यवहार भी मेरे साथ पहले जैसा नहीं रहा था। मुझे हर बात की खबर थी, लेकिन फिर भी मैंने कभी अपनी जुबान से उफ तक नहीं की। शादी ना करने का और अपने भाई बहनों का सेट करने का फैसला मेरा अपना था, इसलिए मैं किसी को इस बारे में जताना नहीं चाहती थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उनके लिए कुर्बान कर दी थी, लेकिन जब मैंने 38 साल का सफ़र पार किया तो मेरे दिल में भी अरमानों की एक एक जंग छिड़ गई। अब मेरी ये इच्छाएं बहुत बढ़ गई थी। मेरी ज़िंदगी में भी कोई खूबसूरत साथी हो, खासकर जब मैं किसी खास अवसर पर अपने भाई भाभियों को एक साथ बैठकर हंसते बोलते दिखती तो मुझे भी साथी की इच्छा होती। ये एक ऐसी इच्छा थी जो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। इससे पहले कि मैं इस बारे में किसी से कोई बात करती, एक रात बिल्कुल खामोशी से मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल ही अकेली हो गई। नौकरी से वापस आती तो बस कमरे में बंद होकर रह जाती। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं कोई मानसिक रोगी हूँ। हर समय बस मेरे दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आते। फिर एक दिन तक आकर मैंने दोनों भाइयों को अपने सामने बिठाया और कहा, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुकी हूँ। मैंने तुम दोनों को पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी पसंद की शादियां करवाई, बहनों की भी शादियां हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में सेट हो जाऊँ। तुम दोनों मेरे भाई हो, मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता देखो और मेरी शादी करवा दो। मैंने बड़ी हिम्मत करके अपने भाइयों के सामने अपनी शादी की बात कह दी, क्योंकि उन दोनों में से किसी ने इस बारे में अब तक नहीं सोचा था। बहनें भी जब शादी होकर पराई हो गई थीं, वो तो बस मेहमानों की तरह आती, कुछ देर बैठती और वापस चली जाती। अब उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं रहा था। मेरी बात सुनकर मेरे दोनों भाई कुछ देर तक खामोशी से मुझे देखते रहे। फिर बड़े भाई ने कुछ ऐसा कहा कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरा बड़ा भाई कहने लगा, दीदी मैं इस बारे में आपसे बात करने ही वाला था। दरअसल बात कुछ यूं है कि। इतना कहकर वो चुप हो गया। मैं ध्यान से उसे देखने लगी। मुझे खुशी हुई कि वो मेरे बारे में सोच रहा था। मेरे लिए यही बहुत था कि मेरे भाई ने मेरे बारे में सोचा, लेकिन उसकी अगली बात ने मुझे पूरी तरह हिलाकर रख दिया। उसने कहा, हम दोनों के लिए अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। हमारी पत्नियों की आपस में नहीं बनती है। आप तो नौकरी पर जाती हैं और सारा दिन घर में नहीं होती। घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। इसलिए हम दोनों भाइयों ने मिलकर ये फैसला किया है कि इस घर को बेच दिया जाए और सबको उनके हिस्से के पैसे दे दिए जाएं। हम दोनों अपने अपने लिए अलग अलग घर ले लेंगे, क्योंकि अब एक ही घर में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। कल को हमारे भी बच्चे होंगे तो खर्चे और झगड़े और बढ़ेंगे।
भाई की ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। वो मेरे बारे में नहीं बल्कि अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे। मैं बस हैरानी से दोनों को देख रही थी। फिर बड़ा भाई कहने लगा, मैंने एक प्रॉपर्टी से बात कर ली है, लगभग 28-30 लाख में हमारा ये घर बिक रहा है। इसे बेचकर हम हिस्से कर लेंगे और आपके हिस्से में जो भी पैसा आएगा उससे हम आपकी शादी कर देंगे। भाई ने बहुत सफाई से अपने भविष्य की सारी योजना मुझे बता दी थी, जिसमें मेरे लिए कोई खास सोच विचार नहीं किया गया था, सिवाय इसके कि वो मेरे हिस्से का पैसा देकर मुझसे अपना पीछा छुड़ा लेंगे और खुद निश्चिंत हो जाएंगे। मैं बस फटी फटी आंखों से अपने भाइयों को देख रही थी। पिताजी का घर बिक जाएगा, ये सोचकर ही मेरा दिल कांप उठा। लेकिन एक बार फिर मैं भाइयों की खातिर खामोश हो गई थी और कहा, ठीक है, तुम लोगों को जो सही लगे वो ही कर लो, लेकिन पहले मेरे लिए रिश्ता तलाश करो। अगर तुम दोनों अलग अलग हो जाओगे तो मैं कहाँ रहूंगी? तुम दोनों की पत्नियां मुझे कोई खास पसंद नहीं करती। मेरी शादी कर दो ताकि मैं भी अपने घर की हो जाऊं। दिल पर पत्थर रखकर मैंने दोबारा अपनी शादी की बात कही। जो बात सच थी वो मेरी जुबान पर आ ही गई थी। ये सुनकर दोनों भाई खामोश हो गए। कुछ दिन बीते तो मेरी दोनों भाभियां मेरे कमरे में आईं और कहने लगी, दीदी आप तो बड़ी ही चालाक निकली। आपको अच्छी तरह मालूम है कि इस उम्र में आपको कोई रिश्ता मिलने वाला नहीं है, इसलिए इस घर को बेचना ना पड़े, इसलिए आपने ये नया ड्रामा रच दिया है। हमें सब कुछ समझ में आता है, आप चाहती ही नहीं है कि हमारी जिंदगियों में सुकून आए, हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें और आगे बढ़ें, इसलिए आप ये शर्त रख कर बैठ गई हैं। और आपके दोनों भाई तो बड़े भोले हैं, जिन्हें दीदी दीदी कहते थकते नहीं हैं। लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हमारे लिए अब इस पुराने मोहल्ले में रहना संभव नहीं है। चलो मान लिया कि आपने शादी नहीं की, बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी करवाई, लेकिन क्या अब आप सारी ज़िंदगी हमारे सिरों पर बैठी रहेंगी? क्या हमें सास भी आपसे पूछकर लेनी होगी? क्या आप हमें हमेशा आपके एहसानों के नीचे दबकर ही रहना होगा? हमारी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, हम इस घर में नहीं रहना चाहते। ये घर तो हर हाल में बेच दिया जाएगा, चाहे आप कितने ही ड्रामे क्यों ना कर लें। वो दोनों मुझसे झगड़ा करने के लिए आई थी और मेरी सारी कुर्बानियों पर पानी फेर कर मुझे ही मुजरिम ठहराकर निकल गईं। मैं बस उन्हें खामोशी से देखती रही और कुछ नहीं कहा। उनके जाने के बाद मैं पहली बार फूट फूट कर रोई थी। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि ये दुनिया इतनी ज़्यादा निर्दयी है। यहाँ ना तो रिश्तों की कदर है और ना ही त्याग की। मैंने अपने बहन भाइयों के लिए क्या कुछ नहीं किया था और अब बदले में मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था। किसी को चिंता नहीं थी कि घर बिक जाने के बाद मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। उसी शाम एक पार्टी आई और हमारे घर की डील तय हो गई। मेरे भाइयों ने 28 लाख रुपए में घर बेच दिया और दोनों शादीशुदा बहनों को उनका हिस्सा दे दिया। मुझे भी मेरा हिस्सा दे दिया गया और वो दोनों किराए के अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो गए और मैं बीच सड़क पर आ गई, क्योंकि ना तो मेरी भाभियाँ मुझे रखना चाहती थीं और ना ही भाइयों को मुझसे कोई हमदर्दी रही। और जो पैसे मेरे हाथ आए थे उसमें कोई घर तो खरीद नहीं सकती थी। मैं एक हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। शादीशुदा बहनों ने मुझे यही समझाया था कि मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊं। उनका कहना था कि मेरे कारण वो अपनी गृहस्थी खराब नहीं कर सकती। उन दोनों में से कोई भी मुझे अपने घर रखने को तैयार नहीं था। मैं तो नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रही थी, लेकिन दोबारा मजबूर होकर नौकरी करने लगी। फिर एक दिन मुझे अपने ऑफिस में सोयश मिल गया, वही सोयश जो मेरा मंगेतर था, जिससे मेरी शादी होने वाली थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और मेरे पास आकर हालचाल पूछने लगा। पहले तो मुझे शर्मिंदगी हुई, क्योंकि मैंने बिना कुछ कहे ही रिश्ता ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर वो अपने माता पिता के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने लगा, सफाई देने लगा और कहने लगा कि वो मेरी मजबूरियों को समझकर मेरा हाथ थामना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। काफ़ी देर तक वो मुझसे बातें करता रहा, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की कहानी सुनाता रहा और मैं बस उसे गौर से देखती रही। शायद वो कभी मेरा हमसफ़र बन सकता था। आज वो एक अच्छी पोस्ट पर था, देखने में भी आकर्षक लग रहा था। उससे शादी करके मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारियों की खातिर उसे खुद ही छोड़ा था। काफ़ी देर बातें करने के बाद वो चला गया और मुझे लगा कि वो हमेशा के लिए मेरा सुकून भी ले गया। उस रात में सारी रात रोती रही। मुझे एहसास हो रहा था कि अपने भाई बहनों के लिए खुद को कुर्बान करके मैंने गलती कर दी। शायद सही समय पर अपनी माँ की बात मानकर शादी कर ली होती तो आज मैं ज़िंदगी में खुश होती, लेकिन मैं अपने भाई बहनों की तरह स्वार्थी नहीं बन सकी थी। मैं अपने पिता के प्यार का कर्ज चुकाना चाहती थी। मैंने एक बार फिर हालात से समझौता किया और वैसे ही नौकरी करती रही। फिर एक दिन मेरे बॉस किसी काम से मेरे पास आए। कुछ देर तक मुझे देखने के बाद वो कहने लगे, क्या बात है अनुराधा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। मैं काफ़ी समय से, बल्कि शायद पिताजी की मौत के बाद से अब तक इसी ऑफिस में काम कर रही थी। इसी वजह से मेरे बॉस मुझसे काफ़ी करीब हो गए थे। उनकी बात सुनकर उस दिन मैं खुद पर काबू न रख सकी और रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। मैंने ये भी बताया कि अब मैं हॉस्टल में रहती हूँ। ये सुनकर वो बहुत हैरान हुए और कहने लगे, मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि जिन भाइयों के लिए तुमने सब कुछ लुटा दिया वो तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं। मैंने सिर झुका लिया। अगले दिन अचानक मेरे बॉस ने मुझे प्रपोज कर दिया और कहा, मुझसे शादी करोगी। मैंने हैरानी से अपने 50 वर्षीय बॉस को देखा।
वो बहुत शरीफ आदमी थे जिन्होंने कभी मेरे हालात या मजबूर होने का फ़ायदा नहीं उठाया था। वो बोले, अपनी बूढ़ी बीमार माँ की वजह से मैंने अब तक शादी नहीं की थी। मुझे डर था कि मेरी पत्नी आएगी तो शायद मैं अपनी माँ पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव आएगा। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बीमार माँ का भी ख्याल रखोगी और मेरी मजबूरियों को भी समझोगी। मेरे पास कोई और सहारा नहीं था, इसलिए मैंने अपने बॉस का हाथ थाम लिया और हमारी शादी हो गई। मैं विदा होकर एक आलीशान बंगले में आ गई, जहाँ मेरी बूढ़ी बीमार सास बिस्तर पर थी। उनकी देखभाल के लिए एक नर्स भी थी, लेकिन मैंने उसकी छुट्टी कर दी और खुद अपनी सास की देखभाल करने लगी। मैंने दिन रात उनकी सेवा की और मेरा पति खुद मेरे प्यार में गिरफ्तार हो गया। भगवान ने मेरे बलिदान का फल कुछ इस तरह दिया कि जल्द ही मेरी गोद में संतान की खुशी भी आ गई और हमारी ज़िंदगी पूरी हो गई। मैंने कभी पीछे मुड़कर अपने अतीत को नहीं देखा। मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें। हाँ, मगर कभी कभी दिल में कसक ज़रूर उठती है कि काश मेरे बहन भाई मेरा थोड़ा सा ख्याल रखते, मुझे थोड़ा प्यार और सम्मान देते, खुद मेरी शादी करवाते तो शायद आज मैं उनसे जुड़ी होती। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं स्वर्ग में अपने पिताजी के सामने ज़रूर सर उठाकर खड़ी हो सकूंगी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।